हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भक्ति काल के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आदिकाल है उसको उसके कई भाग नहीं है, यानी आदिकाल को सिर्फ आदिकाल और आदिकाल के अंतर्गत वीर गाथा काल के साहित्य मिल जाएंगे, सिद्ध साहित्य मिल जाएंगे और जैन साहित्य, यानी साहित्य मिलेंगे अलग अलग, लेकिन उसको बांटा नहीं गया। लेकिन भक्ति काल जो है, भक्ति काल को 4 भागों में बांटा गया है। अधिकतर विद्वानों ने 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन हम इसको 2 भागों में भी कह सकते हैं कि 2 भागों में बांटा गया है, और 2 भागों के बाद में 4 भाग कह सकते हैं। तो कुछ ने शुरू में ही 4 भाग कह दिया है कि 4 भागों में बांटा गया है, कुछ ने कहा है कि नहीं 2 भागों में बांटा गया है, और उन दोनों के 2-2 भाग बाद में कर दिए हैं, यानी वो भी बाद में 4 भाग ही कहा जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो मिल सके। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल अब पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको समय बता देता हूँ। भक्ति काल का जो समय है वो है 1375 से 1700 संवत। ठीक है, भक्ति काल का जो समय है 1375 से 1700 संवत तक का है। भक्तिकालीन साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, ये 2 हो गए। ये 2 हम अलग से कर लेते हैं, कई इस प्रकार कह सकते हैं, और बाद में 4 भाग कह सकते हैं। तो निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, निर्गुण में 2 हो गए और सगुण में 2 हो गए। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा या काव्य धारा कह सकते हैं, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा। इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं या प्रमुख कवि हैं वो है कबीर। दूसरा है प्रेमाश्रयी काव्य धारा या प्रेमाश्रयी शाखा। इसके जो प्रमुख कवि हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा है सगुन। सगुन में है, पहला है कृष्णाश्रयी काव्य धारा। इसके प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। कृष्णाश्रयी काव्य धारा को कृष्ण मार्गीय कवि कह सकते हैं या कृष्ण मार्गीय शाखा। दूसरा है रामाश्रयी शाखा। इसके प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। अब दोस्तों इसमें मैंने जो निर्गुण और सगुण की बात की है, तो निर्गुण वो कवि हैं जिन्होंने ईश्वर की सत्ता स्वीकार किया है, लेकिन उसको जैसे मंदिर में मस्जिद में जो ईश्वर होते उससे अलग वो बोलते हैं कि ये एक ईश्वर है जो हर एक ही ईश्वर है, और वो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और सगुण वाले जो हैं वो ईश्वर की प्रतिरूप की पूजा करते हैं, यानी वो ईश्वर का एक रूप मानते हैं। जैसे मंदिरों में आपको मूर्ति मिल जाएगी या फिर फोटो मिल जाएंगे, तो वो इस रूप में भगवान की पूजा करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए आगे देख लेते हैं रीतिकाल। दोस्तों अब मैं आपको रीतिकाल पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, रीतिकाल का जो समय है वो है 1700 से लेकर 1900 संवत तक। ठीक है दोस्तों, 1700 से 1900 तक का जो समय है वो है रीतिकाल का समय है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए हम जान लेते हैं रीतिकाल के बारे में। रीति का अर्थ होता है एक मार्ग। रीति का अर्थ होता है मार्ग, पद्धति, परिपाटी। ठीक है, रीति यानी एक मार्ग, परिपाटी, पद्धति। ठीक, तो रीतिकाल का समय बता दिया मैंने। अब देख लेते हैं। रीतिकालीन साहित्य के कवियों को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने 3 भागों में बांटा है, यानी रीतिकालीन जो साहित्य हुए हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है, या यूँ कह सकते हैं रीतिकालीन कवियों को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए जान लेते हैं।
पहला है रीतिबद्ध कवि। ऐसे कवि जिन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर हिंदी में रीति अनुसरण काव्य लक्षण काव्यों की रचना की रीतिबद्ध कवि कहलाए। जैसे केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, भिखारी, भूषण, जसवंत, पद्माकर आदि, ये सब रीतिबद्ध कवि हैं। यानी इसको हम रीतिबद्ध कवि कौन से हुए, इसको हम मैं साधारण भाषा में कहूँ तो ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने काव्य लक्षण यानी काव्य ग्रंथ यानी लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं और साथ साथ उदाहरण भी दिए हैं। तो ऐसे कवि जो हैं उनको रीतिबद्ध कवि कहते हैं, जिन्होंने लक्षण के साथ साथ उदाहरण दिए हैं इसमें। और ये कवि जो है रीतिबद्ध कवि जितने भी हैं वो सभी आचार्य कवि कहलाए हैं। ये सभी आचार्य यानी ये कवि ना कहला के आचार्य कहलाए हैं। ठीक है, यानी ये एक प्रकार से गुरु हैं क्योंकि इन्होंने शिक्षा दी है। अब हम बात करते हैं रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि वे कवि हैं जिन्होंने लक्षण का ध्यान रखा है लेकिन उसका पालन नहीं किया, सिर्फ लक्षण का ध्यान रखते हुए अपने काव्य की रचना की है। ऐसे कवि रीति सिद्ध कवि हैं। इसमें एक ही कवि हुए हैं बिहारी दास, कुछ अन्य कवि भी कह सकते हैं लेकिन इसमें बिहारी दास ही माने जाते हैं। सेनापति, बृंद, रसनिधि, बेनी आदि भी रीति सिद्ध कवि हैं। चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ऐसे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की परंतु उनके काव्य लक्षण ग्रंथों की रीति के नियम स्वतः आ गए हों। स्वतः नहीं आए हैं दोस्तों, उन्होंने लक्षण ग्रंथों के जो नियम होता है, उदाहरण होता है, लक्षण ग्रंथों जो होता है लक्षण, उसको उन्होंने ध्यान रखा है। बस ध्यान रखते हुए, लक्षण को ध्यान रखते हुए, काव्य ग्रंथों के लक्षण को ध्यान रखते हुए उन्होंने रचना किया है, इसलिए उनके काव्य में लक्षण आ गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है रीति मुक्त कवि। ऐसे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, स्वतंत्र रूप से काव्य रचना किया है, रीति मुक्त कवि कहलाए हैं। ये 4 हैं, रीति मुक्त कवि 4 हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। रीति मुक्त कवि, इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ये ऐसे कवि जिन्होंने ना काव्य लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, ना इन्होंने लक्षणों का ध्यान रखा है, इन्होंने स्वच्छंद मुक्त होकर प्रेम का गायन किया है। यानी उन्होंने प्रेम काव्य अधिकतर लिखे हैं, इन्होंने सिर्फ प्रेम काव्य ही लिखे हैं। इन्होंने किसी रीति, किसी मार्ग, किसी परिपाटी का पालन नहीं किया है। तो दोस्तों ये आपका रीतिकाल पूरा हो गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ। रीतिकाल के बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है इसका भी हम देख लेते हैं। दोस्तों ये है टॉपिक है आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय है वो है 1900 से लेकर अब तक का जो समय है वो यानी आज तक, 1900 से लेकर आज तक का जो समय है आधुनिक काल का समय माना जाता है। इसको कई बार, अगर ये संवत में था, अगर सन में देखा जाए तो इसको 1857 से लेकर आज तक आधुनिक काल का समय माना जाता है। आधुनिक काल को निम्न भागों में बांटा गया है, आइए हम देख लेते हैं। आधुनिक काल के प्रथम युग को भारतेंदु युग कहते हैं। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण युग के नाम से भी जाना जाता है। यानी भारतेंदु युग या पुनर्जागरण युग का जो समय है वो 1857 से 1900 तक ईस्वी में है। यानी जैसे कि मैंने अभी कहा था कि 1857 से लेकर अब तक का समय जो है वो आधुनिक काल का माना जाता है। तो इतना उसका पहला हो गया। दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। जागरण काल भी कहा जाता है और सुधार काल भी कहा जाता है। इसका समय है 1900 से लेकर 1918 तक का समय द्विवेदी युग कहलाता है। तीसरा है छायावाद काल। इसको 1918 से 1936, इसमें 38 दिया हुआ है तो 36-38 दोनों में से दोनों ही सही है। उसके बाद है छायावादोत्तर काल। आधुनिक युग
आधुनिक युग के चौथे काल को छायावाद उत्तर काल कहते हैं और इसके दो भाग हैं। इसके दो भाग किए गए हैं। पहला है प्रगतिवाद या दोस्तों इसके दो भाग किए गए हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। ये अलग अलग हैं। प्रगतिवाद जो है एक, प्रयोगवाद, ठीक है। प्रगतिवाद का जो समय है वो है 1938 से लेकर 1943 तक। मैं आपको लिख देता हूँ, 1938 से लेकर 1943 तक, ठीक है। और जो प्रयोगवाद का जो समय है वो है 1943 से लेकर 1953 तक, ठीक है दोस्तों। इसमें जो दिया हुआ है एक ही समय ये इकट्ठा दे दिया है दोनों का, तो ये गलत है। दोनों का इकट्ठा समय नहीं है, दोनों का अलग अलग भागों में बांटा गया है। और जो पांचवा है आधुनिक काल को, जो पांचवा भाग में बांटा गया वो है नवलेखन काल। ये जो बुक जिसने लिखा है इसमें थोड़ा गलत हो गया है। अब यह सबकी अपनी अपनी लिखने का तरीका है, कोई कुछ हर बुक में अलग अलग मिल जाएगा। तो दोस्तों पांचवा जो है वो है नवलेखन काल। नवलेखन काल को 1953 से लेकर आज तक माना गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो मिल सके और चैनल से जुड़े रहे। हम आने वाले वीडियो में भारतेंदु युग, जैसे ये भारतेंदु युग के बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु युग में कौन कौन से कवि थे, वो किसके नाम पे पढ़ा है। द्विवेदी युग में कौन कौन से कवि थे, सरस्वती पत्रिका, ये सब मतलब छायावाद, एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों थैंक यू।